नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और अब निगाहें टिकी हुई है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगाने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले हफ्ते यानी 21 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने की मियाद समाप्त हो रही है। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक न सत्तारूढ़ एनडीए ने न ही विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते खोले हैं। दोनों ओर तैयारियां चल रही है, बैठकों के दौड़ जारी है, डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन किसी नाम पर कोई भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हाँ, संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए आगे है। इसलिए यह माना जा सकता है कि एनडीए जिसे चाहेगी उसे उपराष्ट्रपति पद पर बिठा सकती है, लेकिन जैसा माना जा रहा है उतना आसान नहीं है। इस बार तस्वीर उतनी भी सीधी नहीं है जितनी 2022 में थी। वो वोटर लिस्ट अब बदल चुकी है। उस समय बीजेपी अकेले दम पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनवा सकती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां बदल चुकी है। अब बीजेपी के पास उतना संख्या बल नहीं है कि वो अपने किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारकर और बगैर किसी समर्थन के भी चुनाव को जितवा सके। अब गठबंधन धर्म निभाना बीजेपी की मजबूरी हो गई है कि एनडीए संसदीय दल ने उम्मीदवार चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जवाबदारी सौंप दी है। नड्डा को जवाबदारी सौंपने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रत्याशी यदि बीजेपी की तरफ से आता है तो एनडीए के बाकी घटक दलों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री चूंकि सभी के नेता हैं तो उन पर भरोसा करना तो समझ में आता है। यदि बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी के सामने एक दिक्कत यह है कि उसे आरएसएस की सहमति की आवश्यकता होगी। और आरएसएस की सहमति किस बात पर होगी? आरएसएस की सहमति सिर्फ विचारधारा मुद्दे पर ही आरएसएस के उम्मीदवार पर सहमत हो सकता है। पिछली बार यानी 2022 में बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। उस समय बीजेपी चूंकि खुद ताकतवर थी, इसलिए उसने न तो दूसरे दलों की ओर देखा न ही आरएसएस को कुछ तवज्जो दी। धनखड़ ने बंगाल में बीजेपी के लिए काम किया था, इसलिए जब उनका नाम भी सामने आया होगा तो संघ को कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन वो दाव बीजेपी को शायद उल्टा पड़ गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस क्या चाहता है? आरएसएस चाहता है एक ऐसा चेहरा जो विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, या फिर कोई ऐसा नाम जिसकी समाज में व्यापक स्वीकार्यता हो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए दिया था। उस निर्णय की पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में बहुत प्रशंसा हुई थी, क्योंकि अब्दुल कलाम एक बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया था। इसलिए यदि इस तरीके का कोई नाम बीजेपी लेकर आती है तो उसमें संघ को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि बीजेपी को अपना कोई कैंडिडेट उतारना, बीजेपी की जो ठोस आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करता हो ऐसा कैंडिडेट उतारना है, तो उसके पहले बीजेपी को अपने सहयोगी दलों से यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे सहयोगियों की भी राय लेना पड़ेगी। यानी खेल उतना आसान नहीं है। बहुमत चूंकि बीजेपी के अकेले के दम पर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए उसे सभी सहयोगी दलों की ओर भी देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन को पता है कि वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन उसे चुनाव मैदान में उतरना है। वैसे भी इंडिया गठबंधन के हौसले इस समय बुलंद है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से वो केंद्र सरकार को घेर रही है और जिस मुद्दे पर पूरा विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं, उससे भी कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है। दिल्ली की सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ उससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर मुहर भी लगी है। तो राहुल गांधी पर संपूर्ण विपक्ष के नेता के तौर पर उभर भी रहे हैं। तो डिनर हो चुके अभी तक कांग्रेस की ओर से, जिसमें एसआईआर के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी चर्चाओं की प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। खुद राहुल गांधी ने अभी तक शरद पवार से इस मुद्दे पर चर्चा की है। तृणमूल के नेता ममता बनर्जी से भी उनकी चर्चा हो चुकी है। उन्हें अखिलेश यादव से भी चर्चा हुई है
और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनसे वो चर्चा कर रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है। शरद पवार का जो है उनका तर्क है कि कांग्रेस को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हुए किसी सहयोगी दल को इसके लिए आगे आने का मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चूंकि बिहार का चुनाव है तो इसलिए बिहार के किसी नाम को यदि आगे बढ़ाते हैं तो उसका उस चुनाव में लाभ मिल सकता है। उद्धव ठाकरे भी कुछ कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो वो महाराष्ट्र का हो, लेकिन कैंडिडेट के पहले इंडिया गठबंधन का पूरा जो ध्यान है वो इस बात पर है कि एनडीए उम्मीदवारी किसको दे रहा है। एनडीए की उम्मीदवारी के आधार पर ही इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार का फैसला करेगा। अब एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बना रहा है इसका पूर्वानुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं है। मोदी युग में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। जिस तरीके से पिछले राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद और बाद में द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का उन्होंने चयन किया था, उसे देखकर तो नहीं लगता कि उनकी जो तैयारी है उसकी भनक 2 या 3 लोगों से बाहर भी कभी जा पाती हो। इसलिए तब जब तक कि एनडीए अपनी तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक इस कयासबाजी लगाने का कोई मायने नहीं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। 9 सितंबर के पहले 21 अगस्त को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। तो जो भी फैसला होना है वो अगले हफ्ते में ही होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ नाम तय करने की बैठकें शुरू कर दी है। 1-2 दिन में वो सामने भी आ जाएगा कि एनडीए किसको अपना उम्मीदवार बना रही है। तरह तरह की चर्चा है। कोई बता रहा है कि किसी मौजूदा राज्यपाल को मौका मिलेगा, किसी की जो गणित है वो कहता है कि ओबीसी महिला को सामने ला सकती है बीजेपी, क्योंकि 2029 का जो चुनाव है वो महिला आरक्षण के आधार पर होगा। इस नाते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कोई महिला हो जाती है तो उसका सीधा सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है। फिर बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं तो उस लिहाज से भी बीजेपी ये फैसला कर सकती है कि किसी महिला को ये पद दे दिया जाए। संघ के कोई समर्पित व्यक्ति को भी इस पद पर लाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। कुल मिलाकर जो भी कुछ होना है वो अगले 3 से 4 दिनों में तय हो जाएगा और बीजेपी की पसंद भी इसमें समझ में आ जाएगी। साथ ही यह भी समझ में आ जाएगा कि चयन प्रक्रिया में किसकी कितनी चली, संघ की, नरेंद्र मोदी अमित शाह की या सहयोगी दलों की। आज के लिए इतना ही। कल किसी दूसरे विषय पर आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।